हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सेकेंड ईयर न्यू बैच में लाइव क्लासेस स्टार्ट होने का। तो बिल्कुल अब सेकेंड ईयर का जो न्यू बैच का लाइव क्लास है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सिलेबस को समझना जरूरी है। तो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस का रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सभी लोग पहले थोड़ा बहुत सिलेबस को देख करके रखिए, फिर 1 अगस्त से हम लोग लाइव क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से इस साल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का यह वीडियो बेसिकली डी फार्मा सेकेंड ईयर सेशन 2025-26, यानी जो बच्चा 2025 में पास किया फर्स्ट ईयर और वो 26 में सेकेंड ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, और ऑल ओवर इंडिया चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सभी के लिए सिलेबस समान रहता है। तो एक ही सिलेबस पढ़ना है, किसी में भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पूरा फार्माकोलॉजी का सिलेबस क्या है, फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और बिल्कुल समझाने वाले हैं आसान भाषा में। हर एक चीज़ आप समझेंगे, आज आपको फील हो जाएगा कि ये फार्माकोलॉजी में हमें पढ़ना क्या है। और जब ये पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, तो फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कैसे पढ़ना है। एंड फिर कैसे पढ़ने वाले में ना इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपको क्या क्या पढ़ना है ये पता होगा। एंड खास बात है कि ये सब्जेक्ट ऐप पर मैं खुद डील करने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। भले लोगों को ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन मैंने पिछले साल, याद करिए स्टूडेंट्स को जो सेकेंड ईयर के आपके सीनियर थे, उनको फार्माकोलॉजी के हर एक क्लासिफिकेशन यूं रटवा दिया था ट्रिक्स के। आपको पता ही है मैं ट्रिक्स से रटवाने वाला हूं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस लेक्चर में और आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे कोलॉजी में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सब्जेक्ट को समझिए, क्या होता है फार्माकोलॉजी। लिखा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, यानी फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है। फिर सिलेबस देखेंगे। देखो, फार्माकोलॉजी जो है ना, 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक तो फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग्स, और दूसरा है लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी या साइंस। सिंपली कहें तो स्टडी ऑफ ड्रग या साइंस ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब क्या होता है बताइए भैया। तो ड्रग्स का मतलब तो अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा, अगर फर्स्ट ईयर पढ़े हैं तो इसका मतलब होता है मेडिसिन। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यानी दवा। इसको हिंदी में दवा कहते हैं। दवाओं का अध्ययन फार्माकोलॉजी कहलाता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर आप फार्मास्यूटिक्स के बारे में भी तो दवा में ही पढ़ाए थे, दवा के बारे में पढ़ाए थे। कोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी दवा के बारे में पढ़ाए थे, फिर फार्माकोलॉजी दवा के बारे में पढ़ रहे हैं। अंतर क्या है सर, अंतर क्या है, यहाँ क्या अलग पढ़ेंगे? तो बिल्कुल अलग है। फार्मास्यूटिक्स में हम लोग दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं, अलग अलग डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। टैबलेट कैसे बनता है, कैप्सूल कैसे बनता है, इमल्सन, सस्पेंशन, सिरप, इंजेक्शन कैसे बनता है, वो फार्मास्यूटिक्स का मैटर है। फार्माकोग्नोसी में भी ड्रग्स की स्टडी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर बेसिकली क्रूड ड्रग्स। ये क्रूड ड्रग्स याद करो, CRUD, क्रूड ड्रग्स। इसका मतलब क्या था? नेचुरल ड्रग्स, जो कि बिल्कुल भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो। कोई आयुर्वेदिक कह सकते हो, जैसे एलोवेरा वगैरह हो गया, लौंग का तेल हो गया। तो जनरली जो आपको पेड़ पौधों से मिल रहा था एकदम नेचुरल तरीके से, उसका स्टडी हम लोग फार्माकोग्नोसी में कहते हैं। लेकिन फार्माकोलॉजी में हम लोग एलोपैथिक ड्रग्स की स्टडी करते हैं। एंड ड्रग्स की क्या स्टडी करते हैं? तो ड्रग का एक्शन, ड्रग हमारे शरीर में काम क्या करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर दीदी है, फगुनिया है, ठीक है, फगुनिया दी है, इसको क्या हो गया? बुखार हो गया है, माथा में दर्द है, देगा दर्द करा, बुखार हो गया बहुत जोर से। तो इसको आई क्या भैया? टेम्परेचर चेक की थर्मामीटर से। इनको बोली ओ आपको तो 101 डिग्री बुखार है। तो यहाँ पर इनको क्या करना पड़ा? दवा खाना पड़ा। ठीक है, चलो यहाँ पर कौन सा दवा खा ली? मान लिया पैरासीटामोल, है ना, इन्होंने लिया, बुखार सर दर्द वगैरह आराम हो गया। ठीक है, अब ये पैरासीटामोल जब खाई, तो पैरासीटामोल एक ड्रग है। अब शरीर में जब वो ओरली खाई, पेट में उसको निगल के पेट में चला गया, पेट में जाने के बाद वो कैसे डिसइंटीग्रेट होता है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे वो शरीर में एक्शन करेगा, कैसे वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करके कैसे आपके टेम्परेचर को कम करेगा, बॉडी टेम्परेचर के को कम करेगा, आपको पेन को रिलीफ करेगा, हेड को कम करेगा। तो कैसे, है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। समझ में आया? यहाँ पे भी ड्रग्स की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन दवा शरीर में कैसे काम कर रहा है वो यहीं पे सीखते हैं।
है ना। और हर एक ड्रग्स का यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एंड ड्रग का क्लासिफिकेशन वगैरह यहाँ पढ़ते हैं। तो वही बोल रहा है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग की स्टडी और उसका एक्शन, उसका इफेक्ट क्या है ना, उस सब के बारे में पढ़ते हैं। इट मेनली इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एन एक्सोजीनस केमिकल विच इन टर्न अल्टर्स द यूज बायोकेमिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बहुत डिफिकल्ट लाइन है लेकिन थोड़ा आसान से समझाते हैं। कह रहा इट मेनली इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सोजीनस केमिकल। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब आपको पता चल गया, बॉडी जो जीवित है, जैसे मेरी बॉडी है मान लीजिए, ठीक है। और एक्सोजीनस केमिकल का मतलब हो गया, एक्सो मतलब बाहर, है ना, तो बाहरी केमिकल क्या है, जो दवा आप खा रहे हैं। तो जब आप दवा खाते हैं तो आपका शरीर और दवा आपस में इंटरेक्ट करता है, तो उसी इंटरेक्शन की स्टडी को हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो वही बोल रहा है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन, जो कि किसके बीच होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक्सोजेनस केमिकल, और उससे जो एल्टर मतलब होता है चेंज होना, उससे जो बदलाव आया शरीर में, बायोकेमिकल फंक्शनिंग में, जो आपके बॉडी के फंक्शनिंग में चेंजेस आए, उसी की स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ड्रग्स की स्टडी, ड्रग्स के इफेक्ट की स्टडी, ड्रग के एक्शन की स्टडी, ड्रग कैसे काम करेगा, क्या क्या करेगा, उन सभी का अध्ययन आपका फार्माकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम लोगों को क्या पढ़ना है, यानी दवा के बारे में पढ़ना है, दवा का इफेक्ट क्या होता है, दवा का यूज क्या होता है, प्लस दवा का कहाँ यूज नहीं करना है, किस रूट से देना है, कैसे काम करेगा शरीर में, कैसे किस रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये सब चीजें आप फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट की फीलिंग आ गई होगी, अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे अब चैप्टर वाइज सिलेबस कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि सेकेंड ईयर का हमारा फुल कोर्स पता होगा, एक बार लेने पर आपको सब कुछ यहाँ फ्री मिल जाता है। क्रैश कोर्स वगैरह भविष्य में जो भी आएगी, टॉप 20 सीरीज, 100 सीरीज, सब इसी में मिल जाता है। यानी एक बार अगर ज्वाइन करते हैं तो अगले 1.5 साल के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, अब कोई कोर्स परचेज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो सबसे पहले मिलता है, प्लस डेली लाइव क्लासेस। ध्यान रखना 1 अगस्त से लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, एक्सरसाइज टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। एंड ये कोर्स का प्राइस तो है 1509, लेकिन अभी आपको इतना भी पे नहीं करना है, क्योंकि आप सभी लोग न्यू बैच में ज्वाइन कर रहे हैं। तो न्यू बैच के नाम से स्पेशल कूपन कोड अप्लाई कर दिया गया है, एंड ये कूपन कोड जिसमें 20% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, जिससे और 310 रुपये माइनस हो जाएगा। यानी इस कोर्स का प्राइस बन के हो जाएगा 1199, यानी 1199 रुपये में आप टोटल 1.5 साल तक सेकेंड ईयर कंप्लीट पढ़ सकते हैं। फिर आपको कुछ भी और कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आगे जो क्रैश कोर्स वगैरह आएगा भविष्य में, वो सब फ्री में मिलेगा, ठीक है, इसी कोर्स में। चलिए, तो अब फिलहाल हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है जनरल फार्माकोलॉजी। क्या है चैप्टर का नाम, जनरल फार्माकोलॉजी। अब जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ना क्या है सर, तो जनरल फार्माकोलॉजी में हम लोगों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, जो कि हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी से इंट्रोड्यूस मैंने करवा दिया कि पढ़ना क्या है ना। थोड़ा सा मैंने आपको बेसिकली पढ़ा दिया कि क्या होता है फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी क्या है और उसका स्कोप क्या है वो पढ़ना है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर टॉपिक है इस चैप्टर में, देखो एक एक चैप्टर बड़ा बड़ा चैप्टर है। यहाँ सेकेंड ईयर में ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर को पढ़ने में एक मिनिमम 10 से 15 लेक्चर लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए शुरू से ही पढ़ना, लास्ट में नहीं तो बहुत डिप्रेशन होता है। वेरियस सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अच्छा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, तो रूट मतलब हो गया रास्ता, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि ड्रग को बॉडी में लेने का रास्ता। जैसे एक तो दवा को मुंह से खा लिए, या तो दवा को कुछ दवा तरीका ऐसे होता है जो रेक्टली यानी एनस के द्वारा दिया जाता है, कोई होता है जैसे कि आपका पेरेंट्रल इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, अरे होता है ना, कोनो दवा हो जाता है कि क्रीम से लगाते हैं, कोई दवा होता है स्प्रे से मारते हैं, कोई दवा होता है कि आपका पैचेज के माध्यम से होता है। तो अलग अलग तरीके से, कोई दवा होता है इनहेल किया जाता है, कोई तरह होता है ना, हाँ, कोई दवा होता है जो जीभ के नीचे रख करके रखा जाता है, कोई दवा होता है चूस के खाया जाता है। तो अलग अलग तरीके से ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है।
तो बेसिकली आप इस टॉपिक में पहले ही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ दवा को सबलिंगुअली जीभ के नीचे रखा हुआ है ना, जैसे वोकल रूट से और एनल रूट से दवा जाए, जैसे सपोजिटरी वगैरह डाला जाता है ना, तो कुछ सपोजिटरी वगैरह है, तो अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। उसके बाद आप फिर जो भी कभी दवा खाएंगे तो उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। जैसे टूट गया दवा, जैसे ये आपका मान लीजिए आप दवा खाएं एंड दवा खाने के बाद यहाँ पर टूट गया, टूटने के बाद क्या हो जाएगा भैया, ब्लड में जाएगा, तो ब्लड में जाने को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या है, इसका डेफिनेशन, टाइप्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये सब पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको बायो अवेबिलिटी पढ़ना है इसी चैप्टर में। अब ये बायो अवेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अक्सर आप सुने होंगे कि ये दवा ज़्यादा इफेक्टिव है ना। जैसे देखना आईवी रूट से दो तो तुरंत एक्शन करता है और ज़्यादा असरदार होता है, जबकि ओरल रूट से, आईवी मतलब समझ रहे हो, इंट्रावेनस जैसे इंजेक्शन लगाते हैं सीधा वेन में, और एक होता है ओरल रूट से दवा खाओगे तो स्लो काम करेगा और उतना इफेक्टिव नहीं होता है ना। हाँ, तो मेन खेल है बायो अवेबिलिटी का। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर क्या होता है बायोअवेबिलिटी समझो, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ ये 100 mg का आपने एक टैबलेट खाया, कितना 100 mg का एक टैबलेट खाया, तो खाने के बाद वो आपके ब्लड में कितना पहुंचा, मेन जितना ब्लड में पहुंचा वही ना काम करेगा। हाँ, तो खाने के बाद पेट में गया, पेट में टूटा, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म वगैरह हो जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसके बाद वो कितना पहुंचा ब्लड में अनचेंज फॉर्म में, तो लगभग 60 से 70% ज़्यादा से ज़्यादा, तो मान लेते हैं 60 mg तक पहुंचता है। ओरल रूट की मैं बात कर रहा हूँ, ओरली जब आप खाते हैं तो ब्लड में मात्र 60 mg पहुंचा, 30 से 40 mg इधर उधर कहीं खत्म हो गया ओरल में। तो जो मात्रा अनचेंज फॉर्म में वहां तक पहुंचा ब्लड तक, उस मात्रा को हम लोग कहते हैं क्या, बायो अवेबिलिटी। उसको क्या कहते हैं, बायो अवेबिलिटी कहते हैं। तो 100 का 60% इसकी बायोअवेबिलिटी। लेकिन अगर सोचो कि हम किसी को आईवी दे दें इंजेक्शन, आईवी यानी सीधा सीधा वेन में, सीधा सीधा ब्लड देख के, आईवी देने टाइम देखते हैं ना कि ब्लड आया कि नहीं आया, हाँ, सीधा ब्लड में इंजेक्ट कर दें, तो चूंकि खून अगर मान लो 5 ml भी इंजेक्शन दिए है, 5 ml दवा दी है, तो 5 का 5 ml ब्लड में गया ना, तो 5 ml काम करेगा, यहाँ का 100 का 60 गया, टाइम भी लगता है जाने में। तो इसीलिए कहा जाता है आईवी का बायो अवेबिलिटी 100% होता है, क्योंकि इसमें 1% भी वेस्ट नहीं हुआ, सीधा ब्लड में गया, सब काम करेगा, इसीलिए ज़्यादा असरदार होता है। जबकि ये आपका ओरल वगैरह का कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, तो उतना असरदार नहीं होता है, ठीक है। तो ये है बायो अवेबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेबिलिटी, इसमें पढ़ना है कि कितना मात्रा दवा का ब्लड तक पहुंचा अनचेंज फॉर्म में। आगे डिटेल में एक क्लास पूरा बायो अवेबिलिटी पर होता है, तो अभी तो बेसिक चीज़ें हैं, सीख लो कि हाँ भैया ऐसा भी होता है। उसके बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। जैसे अब दवा क्या हो गया कि भैया आप बॉडी में जहां पर एक्शन करना है, जैसे मान लो गोर में दर्द है, दवा मुंह से खाएं, पेट में गया, तो गोर तक पहुंचेगा कैसे, तो गोर तक वो पहुंचता है ना, तो उस तरीके को, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि टारगेट ऑर्गन कहां पर उसको काम करना है ना, टारगेट ऑर्गन तक के पहुंचने के प्रक्रिया को ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसका डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म, कोई भी आप दवा खाए हैं, अब शरीर से बाहर निकालना है, शरीर से बाहर निकालने के लिए दवा को मेटाबोलाइज करना जरूरी है, क्योंकि जो भी दवा खाते हैं वो लिपिड सोल्यूबल होता है, एंड काम करने के बाद उसको शरीर से बाहर निकालना, नहीं तो शरीर में जहर बन जाएगा वो, तो फिर दिक्कत करेगा, तो उसको निकालना है। अब निकालने के लिए वो किसके द्वारा निकलेगा, यूरिन के द्वारा निकलेगा, पेशाब के द्वारा निकलेगा, एंड पेशाब में क्या होता है, पानी होता है, पानी लगभग सबसे ज़्यादा होता है, तो पानी में घुलनशील होना चाहिए, जबकि जो एक्चुअल दवा काम करती है शरीर में वो लिपिड सोल्यूबल होती है, तो उस लिपिड सोल्यूबल को वापस से वाटर सोल्यूबल में तोड़ने का काम मेटाबॉलिज्म कहलाता है, और वो मेनली हमारे शरीर में लीवर करता है। कौन करता है, लीवर। इसी वजह से कहा जाता है कि ज़्यादा दवा मत खाओ, क्योंकि दवा को जो मेनली तोड़ने का काम करता है तो वो लीवर करता है, और काफ़ी प्रेशर पड़ता है लीवर पर। और अभी जवानी में ही आप ज़्यादा दवा खाएंगे या खाने सजेस्ट करेंगे किसी को, तो जवानी में ही लीवर कमज़ोर हो जाएगा, लीवर काम करते करते परेशान हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं समस्या होगी, क्योंकि बुढ़ापा में एट द एज ऑफ 40 के बाद तो आपको दवा का 5 पुड़िया डेली, 5 गो टिकिया कोई ना कोई चीज़ का तो खाना ही है, तो उस समय के लिए अपने लीवर को बचा के रखो, है ना। इसीलिए कहा जाता है कम दवा खाना चाहिए,
चाहिए, जहां तक कोशिश करना चाहिए कि बिना दवा के उपचार हो जाए तो सही रहेगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म, इसका डेफिनेशन पढ़ना है, परिभाषा, टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये सब चीजें होती हैं। फिर है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग यानी कि ड्रग को एक्सक्रीट करने की प्रक्रिया, है ना, ड्रग को शरीर से बाहर निकालना, डेफिनेशन, रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, ये सब चीज़ें हैं, है ना। जैसे किडनी, फिर उसको ये तो मेटाबोलाइज तोड़ दिया, अब तोड़ने के बाद उसको किडनी तक भेजा, किडनी उसको शरीर से बाहर निकालेगा, अब यूरिन के द्वारा भी निकलता है, फीसिस मल के द्वारा भी निकलता है, पसीना के द्वारा भी निकलता है, माँ जो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है उस दूध के द्वारा भी कहीं ना कहीं दूध, जो दवा का जो शरीर से बाहर निकलना तो उसके द्वारा भी निकलता है। इसीलिए जो महिला लैक्टेटिंग मदर होती हैं, जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनको दवा चलाने से पहले ये भी देखा जाता है कि उनका बच्चा भी दूध पिएगा तो उस पर भी इफेक्ट आ सकता है, तो उसी हिसाब से दवा चलती है। समझ रहे बात को? हाँ। फिर जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, आखिर ड्रग कैसे किस रिसेप्टर से बाइंड करता है, कौन सी क्लास के ड्रग का क्या रिसेप्टर मैकेनिज्म है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जनरल फार्माकोलॉजी, एंड आप सभी को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा ये चैप्टर, ताकि आप लोगों को क्या पहला चैप्टर एज ए डेमो दूंगा, और ये पहला चैप्टर पढ़ने में मिनिमम 10 लेक्चर का टाइम लगता है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा दोस्त। फिर मैं, आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा, आपको 100% समझ में आएगा। और मेरा दावा ये है कि मेरे क्लास में अगर कोई रिक्शा चलाने वाला आदमी भी बैठ जाए तो उसको भी समझ में आएगा, तो आपको क्यों नहीं आएगा, हर एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो जो आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है ना, इसमें आपका दो टाइप होता है, एक CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, तो आपका मेनली ब्रेन आता है, क्या आता है, ब्रेन आता है, और स्पाइनल कॉर्ड आता है। क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड, है ना, हाँ, अस्थि मज्जा। जबकि पेरिफेरल में ब्रेन से जुड़े हुए जितने भी नर्व्स हैं, जैसे क्रेनियल नर्व्स वगैरह, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए जितने भी नर्व्स हैं, उसके बगल बगल पेरिफेरी, साइड साइड, है ना, तो वो सब आपका क्या हो जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करने वाले ड्रग्स, यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे नहीं कर रहा है, यहाँ जो साइड साइड नर्व्स गया उस पर काम कर रहा है, उस पर एक्ट करने वाले ड्रग्स। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे CNS, यानी कि आपके ब्रेन पर काम करने वाले ड्रग्स, है ना। यहाँ पर पढ़ना है न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, जो कि अभी मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसके लिए एक अच्छा टॉपिक है, डिफिकल्ट टॉपिक है, तो इसको मैं प्रोसेस से एकदम कंप्लीट पढ़ाऊंगा, कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में न्यूरो ट्रांसमीटर्स एक जगह से दूसरी जगह होता है, तो कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, दूसरा है, अब मेन टॉपिक है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ड्रग इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये टॉपिक नहीं है, ये आगे जितने भी ड्रग्स हैं, ये देखो क्लास ऑफ ड्रग, अलग अलग क्लास के ड्रग है, कोई जैसे मान लो एंटी कैंसर ड्रग है, कोई एंटी अल्सर ड्रग है, कोई एंटी हाइपरटेंसिव है, तो उन सभी का सबसे पहले परिभाषा पढ़ना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी उस दवा का क्या एक्शन होगा बॉडी में, डोज किस डोज में देंगे, इंडिकेशन यानी उसका उपयोग क्या है, मतलब कहाँ उपयोग करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ उपयोग नहीं करेंगे, है ना। हाँ, सबसे पहला ऑप्शन है आपका, सबसे पहले आपको पढ़ना है कोलिनर्जिक ड्रग्स। क्या होता है कोलिनर्जिक ड्रग्स? तो नहीं समझ में आएगा, हमको पता है, लेकिन थोड़ा बहुत फील करने का कोशिश कीजिए, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। तो कोलिनर्जिक में आपको थोड़ा बहुत न्यूरोट्रांसमीटर पता है, एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो ऐसा ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर से जाके बाइंड करे और बॉडी में कुछ ऐसे एक्शन शो करे जैसे एसिटाइल कोलिन करता है, वो उसको ड्रग को कोलिनर्जिक ड्रग्स कहेंगे। और जो उसको रोकने का काम करे, जो उसके अगेंस्ट, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हो गया, है ना। हाँ, अब एसिटाइल कोलिन बेसिकली आपके बॉडी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स करने का काम करता है, आपके हार्ट बीट को मेंटेन करता है, सब कुछ करता है आपके शरीर में, तो वो आपका मेन है। नर्वस सिस्टम हम पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आगे पढ़ेंगे, अभी बस जान लो टॉपिक में क्या क्या है, ठीक है। नहीं तो इस सिलेबस के वीडियो को करने में 10 से 12 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, सिर्फ एक एक टॉपिक को डिस्कस करना है। तो अभी बस ये देखो कि फील करो हाँ पढ़ना क्या है। फिर एड्रीनर्जिक ड्रग्स, है ना, जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, जैसे एड्रीनलिन के एड्रीनलिन वगैरह हो गया, जो कि एड्रीनर्जिक ड्रग्स। इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा बेहोश में आ गया तो उसको एड्रीनलिन का इंजेक्शन, इमरजेंसी इंजेक्शन देते हैं ताकि तुरंत से होश में, है ना। हाँ, एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स, है ना, उसका उल्टा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, ड्रग यूज्ड इन माइस्थीनिया। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिजीज है जिसमें आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, है ना, आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में कौन सी दवा इस्तेमाल होती है। लोकल एनेस्थेटिक्स,
ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। जब किसी को मान लो किसी प्रकार का कट लग गया, एक्सीडेंट हो जाता है, अक्सर आरटीए वगैरह में कट फट गया तो उसमें टाका लगाना पड़ता है, सुचरिंग करनी पड़ती है। अगर ऐसे सुचरिंग करेंगे तो उसको दर्द होगा, राइट। हाँ, तो हम यहाँ आसपास के एरिया को क्या कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं, भोत्थर कर देते हैं। एंड ये भोत्थर करेगा कौन, तो ये आपका लिग्नोकेन का जो इंजेक्शन है ना, लिग्नोकेन, लीडोकेन, जाइलोकेन, ये सब का ब्रांड नेम है। तो लिग्नोकेन क्या करता है, तो आसपास के एरिया को भोत्थर कर देता है, सुन्न कर देता है, जिससे कि सुई भी भोगते तो उसको दर्द का एहसास नहीं होता है। तो ये आपका लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स हो गया। लोकल मतलब हो गया लोकल एरिया, जहां पर आप अप्लाई किए बस यहीं पर सुन किया। लेकिन एक होता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया पूरे बॉडी को सुन कर देता है, पूरा बॉडी बेहोश हो जाता है, तो वो आपका ब्रेन पर काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। ये एक्चुअली बस हाथ के नर्व्स पर, यहाँ के आसपास के नर्व्स में सोडियम की एंट्री को ब्लॉक कर देता है। अब ये सोडियम की एंट्री कैसे ब्लॉक होगा सर, ये सब लोकल एनेस्थेटिक बाबू पढ़ाएंगे, तो वहां पर समझना कि पूरा मैकेनिज्म फील होगा कि हाँ भैया ये सुइया दिए, इतने देर में ये सोडियम ब्लॉक हुआ, अब हम लोग का है, समझ रहे बात को, मजा आने वाला है लोकल एनेस्थेटिक। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शुरू से पढ़ो, एक एक चीज समझोगे। एंड क्लिनिकली एस्पेक्ट से पढ़ाऊंगा। मैं भी डॉक्टर के साथ काम किया हूँ, तो मैं भी जनरल प्रैक्टिस वगैरह करता था, अभी भी स्टोर वगैरह है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है, वहाँ से मैं काम करता हूँ। तो पर्सनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत है, तो आपको हेल्प मिलेगा। बाकी आपके पास भी अनुभव होगा, मुझे पता है काफ़ी सारे डी फार्मा में हमारे बैच में स्टूडेंट हैं जो क्लिनिक रन करते हैं, तो उनके साथ डिस्कशन भी बड़ा जोरदार होता है। कुछ चीज़ें सिखाता हूँ तो कुछ चीज़ें सीखता भी हूँ। यही तो हमारा खास बात है हमारे प्लेटफॉर्म का, कि ऐसा कोई नहीं, ना ही हम टीचर ना ही आप स्टूडेंट। अगर आप उस समय पर कुछ नई चीज़ें जानते हैं तो आप टीचर, मैं स्टूडेंट। जब मैं कई चीज़ें नहीं जानता हूँ तो मैं टीचर, आप स्टूडेंट। यानी समझ रहे हो बात को। हाँ, दोनों एक दूसरे का ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम आपको ग्रो करेंगे, आप हमें ग्रो करिए। आपको परीक्षा का टेंशन नहीं लगना है, आपको परीक्षा का टेंशन नहीं लेना है। परीक्षा के मामले में हम बेस्ट हैं, आपको कोई एक चीज़ का लिए सोचना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में आप देख चुके हैं। हाँ, क्लिनिकली में भी हम लोग बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे, जिसका जो अच्छा रहेगा वो। समझ रहे बात को। हाँ, आप जरूर कुछ, अगर कुछ नहीं जानते हैं तो आप बहुत अच्छा सीखने वाले हो क्लास में। NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, इसका मतलब क्या होता है सर। NSAIDs का मतलब होता है कि जैसे आपका ऐसा दवा, जैसे एंटीपायरेटिक जो फीवर को कम करे, पेन को कम करे, इन्फ्लामेटरी, जैसे आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये सब क्या होता है ना, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंतर्गत आता है। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द आई, आंख पर एक्ट करने वाला ड्रग। आंख पर एक्ट करने वाला ड्रग, ऐसी दवा जो आंख पर काम करती है। जैसे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब का वही चीजें पढ़ना है। ठीक है। क्या क्या टॉपिक है, 3 टॉपिक है इस चैप्टर में। एक है मियोटिक्स, दूसरा है माइड्रिएटिक्स, चौथा है, तीसरा है ड्रग यूज्ड इन ग्लोकोमा। तो मियोटिक्स, माइड्रिएटिक्स आगे देखेंगे, लेकिन पहले ग्लोकोमा। ग्लोकोमा एक आंख से जुड़ी हुई बीमारी है। एक बार पूछा गया था गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम में, बताओ भैया ग्लोकोमा किस चीज से संबंधित बीमारी है, तो आंख से संबंधित बीमारी है। यहाँ पर होता है एक्वस ह्यूमर जो होता है, अंदर में फ्लूइड होता है, उसका मात्रा बढ़ने की वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर IOP बढ़ जाता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आंख के जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाता है। एंड डैमेज होगा तो भैया ध्यान रखना, फिर ब्लाइंड भी हो सकता है अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो। लेकिन इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसके ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग तरीका होता है, उसके ट्रीटमेंट में ही इस्तेमाल होता है मियोटिक्स, तो वो देखेंगे क्या होता है। अब मियोटिक्स और माइड्रेटिक्स क्या है, तो मियोटिक ऐसी दवाएं हैं जो आपके प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं। देखो प्यूपिल होता है, ये बीच वाला जो हिस्सा है ये प्यूपिल कहलाता है ना, प्यूपिल। तो जो प्यूपिल को संकुचित करे, इतने को है, तो उसको हम लोग मियोटिक्स कहेंगे, लिटिल प्यूपिल। जबकि माइड्रिएटिक्स में बिग पिपिल यानी डायलेट करे। देखो D फॉर डायलेशन, यानी प्यूपिल्स को डायलेट कर दे, प्यूपिल को डायलेट कर दे। जैसे एट्रोपिन आप सुने होंगे, एट्रोपिन, तो एट्रोपिन क्या होता है, ये प्यूपिल को डायलेट कर देता है, आंखें की पुतलिया को फैला देता है ना। तो कुछ दवा ऐसी भी हैं जो मियोटिक्स हैं, कुछ दवा ऐसे भी हैं माइड्रेटिक्स हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, मियोटिक्स, माइड्रेटिक्स, ड्रग यूज्ड इन ग्लोकोमा, राइट। हाँ, अब क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हो गया CNS। अब CNS मतलब क्या हो गया, जो आपके दवा, CNS में 2 चीजें आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अरे होता है कि नहीं होता है, हाँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो दवा ब्रेन पर काम करे और स्पाइनल कॉर्ड पर काम करे उसको हम लोग CNS पर एक्ट करने वाले ड्रग्स को कहेंगे। अब इसमें ये सब देखो, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ओवरऑल नीचे दवा का मेन टॉपिक है कि ये टॉपिक पढ़ना है और इस टॉपिक्स में ये पढ़ना है। जैसे जनरल एनेस्थेटिक्स, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ना है, फिर क्लासिफिकेशन। तो जनरल एनेस्थीसिया मैंने बताया था ना, लोकल में लोकल, जैसे लोकल एनेस्थीसिया जाइलोकेन है, तो वो एक जगह स्पेसिफिक जहां उसका इंजेक्शन देंगे वहीं के एरिया को बहुत करेगा। लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में ऐसा नहीं है,
है ना, जैसे केटामाइन वगैरह हो गया, एंटी-गैसियस एनेस्थीसिया वगैरह, बहुत तरीके से आपको होता है, मजा आएगा आपको जनरल एनेस्थीसिया पढ़ने में, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, पूरे बॉडी को सुन कर बेहोश कर दिया जाता है, जिससे सर्जरी वगैरह परफॉर्म की जाती है ना। हाँ, तो जनरल एनेस्थीसिया। फिर कुछ हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स भी होते हैं जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, काम करेगा, स्लीप इंड्यूस कर देगा, थोड़ा सा आप एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। एंटी कॉन्वर्जेंट ड्रग्स जो मिर्गी के दौरा को ठीक करे, है ना। ओपोइड एनाल्जेसिक्स जो कि हैवी पेन किलर होते हैं, है ना, जैसे मॉर्फिन वगैरह हो गया। एंटी एंजाइटी जो एंजाइटी यानी घबराहट को कम करे। एंटी डिप्रेसेंट जो डिप्रेशन को कम करे। एंटी साइकोटिक जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम को कम करे। नूट्रॉपिक एजेंट्स, तो नूट्रॉपिक एजेंट्स क्या होता है जानते हैं, जो मेमोरी को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, बिल्ड करे, मेमोरी, है ना, याददाश्त को बढ़ाए। जैसे इसका तरीका हम लोग याद करवाए थे, कैसे पता है, नूट्रॉपिक यानी नूनू, अरे नूनू को खिलाओगे तो क्या होगा, अभी याद करा देते हैं, ये काफ़ी बार पूछा था। नूट्रॉपिक एजेंट लोगों को याद नहीं रहता है। अरे नूनू मतलब क्या होता है, बाबू, ले चोना, है ना। अरे नूनू को खिलाओगे तो क्या होगा, याददाश्त बढ़ेगा, याददाश्त बढ़ेगा, यानी मेमोरी इंप्रूव होगी। तो नूट्रॉपिक एजेंट्स मेमोरी को इंप्रूव करने का काम करता है। कभी भूल गए कि नूट्रॉपिक क्या करता है, अरे नूनू खिलाएंगे तो क्या होगा, याददाश्त, है ना, याददाश्त बढ़ेगा। जैसे देखना लड़की लोग को ना पुराना बहुत भी याद रहता है, काहे वो ज़्यादा नूनू खिलाती है, आप भी खिलाइए, है ना। बोलिए अभी मेरा नहीं है, मेरा भी नहीं है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, होगा तो खिलाना। अभी तक भैया का भौजी का होगा ना, इस चीज़ काम चला लो। नूनू खिलाना भाई, भौजी को मत खिलाने लगना। चलो, सेंट्रली एक्टिंग, नहीं तो भैया फौज में, भौजी मौज वाले में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, ठीक है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, सेंट्रली एक्टिंग मसल को रिलैक्स करने वाले ड्रग्स होते हैं। अब है 5वें नंबर चैप्टर में क्या पढ़ना है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अच्छा कार्डियोवास्कुलर का मतलब क्या होता है, कार्डियो मतलब हो गया हार्ट, और वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, यानी ऐसी डिजीजेस जो हार्ट और ब्लड को डैमेज करती हों, वैसी डिजीज को ट्रीट करने वाले ड्रग्स को कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स कहते हैं। एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आप समझ गए, उसमें आपको अलग अलग ड्रग्स पढ़ना है। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव, क्या होता है एंटी हाइपरटेंसिव सर, तो एंटी हाइपरटेंसिव होता है जो हाइपरटेंशन, है ना, हाइपरटेंशन मतलब क्या हुआ, जो कि आपका बीपी, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाएं होती हैं, उसके बारे में पढ़ना है। एंटी एंजाइनल ड्रग्स, एंजाइना मतलब होता है चेस्ट पेन, है ना, चेस्ट पेन अचानक से बहुत ज़्यादा सीने में दर्द होने लग जाता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने वाले कौन कौन सी दवाएं हैं। अक्सर दवा की स्टडी जो प्रैक्टिकल बेसिस पर है, मैं उसके लिए एक सेपरेट चैनल बना दिया हूँ, उस पर आप पढ़ सकते हैं, मैं बता देता हूँ, है ना, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं। सेंट्रल फार्मेसी यूट्यूब चैनल है, जो कि मैं स्पेशली यहाँ पर वीडियोस डालता हूँ, जहाँ पर आपको देखो बेसिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा। मेडिकल इन्फॉर्मेशन जैसे कि ब्लड प्रेशर, है ना, हार्ट रेट, पल्स रेट वगैरह बताया गया है, पूरा आईवी फ्लूइड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया गया, कितने मिनट में, 23 मिनट में, बिल्कुल। यहाँ पर इंग्लिश नहीं, यहाँ सिलेबस वाइज नहीं पढ़ते हैं, यहाँ प्रैक्टिकल हॉस्पिटल में कैसे पेशेंट अगर आपके पास आएगा तो कैसे करोगे, क्या करोगे, वो थोड़ा जानकारी इंप्रूव करेगा। आईवी बोतल में आईवी से रिलेटेड, दवाओं के नाम में उसका होता है, मतलब दवा के नाम से आप पहचान जाएंगे, अच्छा इस काम में आता है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरीके के वीडियोस डेली आपको मिलेंगे, जिसमें मैं एक्टिवली काम कर रहा हूँ अब। तो आप लोग इस चैनल सेंट्रल फार्मेसी, चैनल का नाम क्या है, CENTRAL, सेंट्रल फार्मेसी, जाकर के ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, एंटी एरिथमिक ड्रग, जो एरिथमिया, हार्ट रिदम वगैरह इधर उधर जो उसको ठीक करे। फिर एथेरोस्क्लोसिस, एथेरोस्क्लोसिस का मतलब क्या होता है ना, जैसे ये आपका ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ना, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेग जो बन जाता है, उसको हम लोग एथेरोस्क्लोसिस कहते हैं, उसको ठीक करें। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी CHF, यानी हार्ट फेलियर के केस को ठीक करें। फिर आपको उसमें चैप्टर नंबर 5 में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, यानी ब्लड पर काम करे और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, जो ऑर्गन आपका ब्लड बनाता है, उसके बारे में। जैसे सबसे पहले आपको हिमेटेनिक एजेंट्स पढ़ना है। अच्छा, अक्सर आप लोग सुने होंगे डेक्सोरेंज सिरप के बारे में, थोड़ा जूम करके बताता हूँ। डेक्सोरेंज सिरप के बारे में काफ़ी बार सुने होंगे। क्या होता है डेक्सोरेंज सर, महिलाओं को अक्सर दी जाती हैं, खास करके जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं, या फिर बच्चे को जन्म देती हैं, या फिर जिनका पीरियड्स में हैवी ब्लड फ्लो होता है, खास करके महिलाओं को, क्योंकि एनीमिया एक बीमारी होती है, खून की कमी, है ना, जिसमें अक्सर महिलाओं को होता है, क्योंकि उसमें पीरियड्स वगैरह होता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, तो इस वजह से खून की कमी, यार बहुत कारण है जिस वजह से ब्लड की कमी हो सकती है, और भगवान महिला में थोड़ा हीमोग्लोबिन कम भी देता है। तो हिमेटेनिक सिरप, है ना, ये देखो लिखा है हिमेटेनिक, तो हिमेटेनिक्स एजेंट ऐसे ही चीज़ें होती हैं जो खून की क्वालिटी को बेहतर करती,
खून की क्वालिटी मतलब खून में जो हीमोग्लोबिन कम हो गया उसको मेंटेन करेगा, आरबीसी कम हो गया उसको मेंटेन करेगा। तो ब्लड सेल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ब्लड्स को कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है, वो होता है हेमेटोनिक। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है डेक्सोरेंज, ये काफ़ी पॉपुलर है। हेमेटोनिक सिरप ऑफ आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, यही सब है जो कि कहीं ना कहीं खून की कमी को इंप्रूव करेगा। एंटीकोएगुलेंट्स जो कि ब्लड को कोएगुलेट होने से बचाएगा। एंटी प्लेटलेट यानी कि प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से बचाएगा। थ्रोम्बोलाइटिक्स, थ्रोम्बोलाइटिक मतलब क्या होता है, देखो कई बार होता है ना कि ब्लड के अंदर कई बार ब्लड क्लॉट बन के कहीं ना कहीं हार्ट अटैक वगैरह का कारण बन जाता है। तो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करना हुआ, ब्लड क्लॉट को तोड़ना हुआ, तो उसको थ्रोम्बोलाइटिक्स कहते हैं। तो एक्चुअली जब ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड क्लॉट का गड्ढा बन जाए तो उसको थ्रोम्बस कहते हैं। थ्रोम्बस को जब तोड़ेंगे, लाइसिस मतलब ही होता है ब्रेकडाउन, तो उसको तोड़ने वाले ड्रग्स को थ्रोम्बोलाइटिक्स कहते हैं। ये टॉपिक का नाम है थ्रोम्बोलाइटिक। अब थ्रोम्बोलाइटिक के अंदर सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हाँ, चैप्टर नंबर 7 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करने वाले ड्रग्स क्या होते हैं? तो जो आपके श्वसन तंत्र पर काम करे ड्रग्स, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्ट करने वाले ड्रग्स कहते हैं। इसमें आपको ब्रोंकोडायलेटर्स पढ़ना है। ब्रोंकोडायलेटर्स जो आपके ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करें। ये ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं सर? जैसे आप जब ये ट्रैकिया हो गया आपका, ये जो श्वास नली वगैरह होती है ना, ब्रोंक्यूल्स। जैसे आस्थमा किसी को होता है, आस्थमा में क्या होता है ना कि उसका ब्रोंक्यूल्स में ना कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, रास्ता जाम होता है, सांस फूलने लग जाता है, पूरा बहुत ज़्यादा हफ्सी जैसा होने लगता है ना। तो उस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा होता है कि ये ब्रोंक्यूल्स को, जैसे मैं आपको थोड़ा सा मुंह इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे आपका ये ब्रोंक्यूल्स है, ये जो लाइन है जिसके अंदर, जिसके माध्यम से हवा अंदर जा रही है, तो ये ऐसे होना चाहिए इतना ओपन, लेकिन वो चीज़ें किसी कारणवश ये पूरी तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो उसको डायलेट करने वाला ड्रग्स ब्रोंकोडायलेटर कहलाता है। अब उसके बाद एक्सपेक्टोरेंट जो आपके बलगम वगैरह, पूरा गला वगैरह, खखार वगैरह पास करा दे, निकल जाए आपका, साफ कर दे गला। एंटीटोसिसिव जो ड्राई कफ को कम करे, यानी आपकी सूखी खांसी को कम करे। म्यूकोलाइटिक्स यानी जो आपके म्यूकस बन रहे हैं ना, बलगम वगैरह बन रहा है, उसको ब्रेक करके पतला करके शरीर से बाहर निकालने का काम करे। ऐसे ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 में आपको पढ़ना है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT। क्या होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सर? तो आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल पे एक्ट करने वाले ड्रग। एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी बीमारी? अरे भैया अल्सर, H. पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, या फिर आपका एसिड ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से, अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक भूखे रहते हैं, अगर मान लो आप ज़्यादा लंबे समय तक भूखे रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाता है, आपके जो पेट का वॉल है, अंदर वाला इंटरनल लेयर, एक सेकंड में इसको जूम करके दिखा देता हूँ, उसमें क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। आंत में घाव हो जाना, पेट में घाव हो जाना, अंदर में, उसको हम लोग अल्सर कहते हैं। देखो लिखा ना पेप्टिक अल्सर। तो एंटी अल्सर ड्रग क्या करेगा? उसको ठीक करेगा। एंटी अल्सर ड्रग उसको ठीक करेगा। एंटी एमेटिक्स जो उल्टी को कम करने का काम करेगा। लेक्सेटिव्स एंड परगेटिव्स यानी कि जो आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा। एंटी डायरियल ड्रग जो डायरिया को कम करने का काम करेगा। फिर है चैप्टर नंबर 9 जिसमें आपके एंटी ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी, यानी किडनी पर एक्ट करने वाले ड्रग जो स्पेशली किडनी पर काम करे। ये देखो किडनी है। जैसे डायरेटिक्स जिसमें एग्जांपल में है लेसिक्स, फ्रोसेमाइड उसमें होता है। अक्सर हम लोग बीपी को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इमरजेंसी में अगर किसी का पेशेंट का बीपी अगर 180, 170, 190 बटे इस तरीके का मतलब क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो गया इमरजेंसी में, तो उस कंडीशन में तुरंत से डायरेटिक्स देते हैं 2 ml 4 ml जो भी जरूरत है, और तुरंत से उसको पेशाब होता है। तो डायरेटिक्स होता ही है जो कि आपके किडनी में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देता है और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बनाता है। एंड यूरिन ज़्यादा बनेगा तो ब्लड, आखिर भाई वो जो यूरिन बन रहा है वो कहाँ से? ब्लड फिल्टर हो करके, तो रक्त में से पानी निकलेगा ना, हाँ, तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड का मात्रा कम हो जाएगा। हाँ, तो डायरेटिक्स ये सब चीज़ें होती हैं। एंटी डायरेटिक जो कि यूरिन के बनने को कम करे, है ना। हाँ, एंड देखो यही ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, सेंट्रल फार्मेसी यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो। हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। हार्मोन और हार्मोन एंटागोनिस्ट क्या होता है? तो हार्मोन्स जैसे आपके अलग अलग थायराइड हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड है, उससे जो हार्मोन निकलता है, उसका एंटागोनिस्ट मतलब हो गया जो उसका उल्टा काम करेगा, एंटी थायराइड। फिर पैराथार्मोन वगैरह के बारे में पढ़ना है, जैसे कैल्सीटोनिन, विटामिन डी, इंसुलिन, ये सब। जैसे कैल्सीटोनिन, विटामिन डी वगैरह जैसे बोन के लिए अच्छा होता है, विटामिन डी वगैरह, वो सब पढ़ना अच्छे से। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिको
कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये सब अपने आप में टॉपिक है सबके बारे में। जैसे विटामिन डी के बारे में स्पेशली मैं कम से कम एक क्लास लूंगा, जो कि मजा आने वाला है। इसीलिए कह रहा हूँ शुरू से पढ़ो तो आप फील करोगे, और एक्चुअल मेडिकल फील्ड में अगर भविष्य में काम किए तो बहुत अच्छा आगे जाओगे, बहुत प्रायोरिटी मिलेगा, कारण क्योंकि आपको नॉलेज होगा। ठीक है। हाँ, ऑटोक्वाइड्स क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लोकल हार्मोन। जैसे कहीं पे कोई एलर्जी वगैरह हो गई, कहीं स्वेलिंग वगैरह, बिरनी काट लिया, फूल गया, तो उस कंडीशन में वहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होता है, जैसे हिस्टामिन वगैरह, जैसे स्वेलिंग वगैरह कॉज करता है ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं ऑटोक्वाइड्स में आपको रोल पढ़ना है हिस्टामिन का। 5-HT मतलब होता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन कहलाता है ना। हाँ, तो आपके सेरोटोनिन हो गया एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये तीन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। सेरोटोनिन 5-HT है ना, जैसे 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन कहलाता है। क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूज, एडवर्स इफेक्ट, एंटी हिस्टामिन, अब उसका एंटागोनिस्ट है, हिस्टामिन का उल्टा है ना, 5-HT एंटागोनिस्ट यानी सेरोटोनिन का उल्टा एंटी सेरोटोनिन वगैरह के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 13 है कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। कीमोथेरेपेटिक मतलब है केमिकल के मदद से, कीमोथेरेपी मतलब केमिकल के मदद से जो थेरेपेटिक्स मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे कि मान लो किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट अक्सर इसमें आता है, या फिर किसी प्रकार का माइक्रोबियल, माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव की वजह से आपको कुछ हो गया, मतलब इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल करें तो वो कीमोथेरेपेटिक एजेंट कहलाता है। जैसे कुछ एंटीबायोटिक वगैरह भी कीमोथेरेपेटिक के अंदर आते हैं, खास करके एंटी कैंसरस ड्रग वगैरह भी कीमोथेरेपेटिक के अंदर आते हैं। जैसे एंटीबायोटिक में आपको पेनिसिलिन के बारे में पढ़ना है, सिफेलोस्पोरिन, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स है ना, फ्लोरोक्विनोलोन्स, मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक ड्रग है ना, जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग हैं, यानी बैक्टीरिया को मारते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो टीबी के इन्फेक्शन को ठीक करता है ना, टीबी के इन्फेक्शन को ठीक करता है। इसका तो ऐसा ट्रिक बता देंगे ना, आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। हम चैलेंज करेंगे, आप भूल के दिखाइए, तो आप भूल के दिखा दीजिएगा, तो जो बोलिएगा वो है ना। हाँ, एंटी फंगल ड्रग यानी फंगस से ट्रीट करने वाले ड्रग, फंगल इन्फेक्शन से बचाने वाले, जैसे क्लोट्रीमाजोल, मिकोनाजोल है ना, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में। एंटीवायरल जो वायरल इन्फेक्शन को ठीक करे, एंटी एमीबिक ड्रग, एंटी हेलमिंथिक्स, एंटी मलेरियल, एंटी न्यूप्लास्टिक यानी एंटी कैंसरस वगैरह, सब कुछ पढ़ना है, यहाँ डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। अब लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 नंबर, जिसमें आपको बायोलॉजिकल्स के बारे में पढ़ना है। बायोलॉजिकल में बेसिकली होता है कि जैसे बायोलॉजिकल चीज़ों से बनी हुई, जैसे वैक्सीन कहीं ना कहीं वो लिविंग चीज़ें से ही बनता है, तो इसके बारे में छोटा सा चैप्टर है, 1 घंटा का होता है। डेफिनेशन, टाइप, इंडिकेशन, बायोलॉजिकल एजेंट मतलब होता है ना, जैसे कोई चीज़ें जो वैक्सीन वगैरह हो गया जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जा रही है, तो उन चीज़ों को हम लोग बायोलॉजिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आप समझ सकते हैं, इतने सारे क्लास के बारे में, ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। फार्माकोलॉजी पढ़ने में अगर शुरू से पढ़ेंगे तो मैं तकरीबन 70 से 75 लेक्चर लूँगा, एंड आपको इस तरीके से रटवा दूंगा कि आप भी याद रखेंगे कि हाँ कोलॉजी हम पढ़े थे। ठीक है, और वो पढ़ाएंगे कहाँ पे? तो सेकेंड ईयर के न्यू बैच में, फुल कोर्स में, जो कि सबसे कम प्राइस पर अभी आपको मिल रहा है। 1509 छोड़िए, अभी आपका 1 अगस्त से पहले ज्वाइन कीजिए तो न्यू बैच का कूपन कोड है 20% ऑफ का। न्यू बैच लगाइए, कूपन कोड वहीं पर अब मिल जाएगा, और आपको अप्लाई करना है, और 20% डिस्काउंट, यानी 310 माइनस हो जाएगा 1199 में। भैया 1.5 साल तक डेली लाइव क्लास कौन देगा? और जब भी लाइव क्लास चलेगी तो शाम में चलेगी, तो आपका काम डिस्टर्ब नहीं होगा, कॉलेज डिस्टर्ब नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, ई बुक PDF नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, बाइलिंगुअली, एग्जिट एग्जाम गाइडेंस, क्रैश कोर्स फ्री में मिलने वाला, मैंने पहले ही सब चीजें बता दिया है। एंड सेकेंड ईयर का सक्सेस गाइड, जैसे फर्स्ट ईयर का था वैसे सेकेंड ईयर का अगर आप मंगाना चाहते हैं तो फटाफट से मंगाइए, ताकि आपको देर ना हो। किताब आगे रखिए, लेक्चर चलाइए और पढ़िए, नोट्स बनाने का कोई झंझट नहीं है। मात्र 999 में 6 बुक आपको मिल जाएगा सेकेंड ईयर का। इन सभी चीज़ों को इनरोल करने के लिए करना क्या है सर? अगर नए स्टूडेंट हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए, मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कीजिए, नाम ईमेल ID डाल के लॉगिन हो जाएगा। कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। अभी कोर्स 1509 दिखा रहा है, लेकिन इसमें कूपन कोड वैलिड है, मात्र 1199 में मिल जाएगा। उस कूपन कोड को लगाइएगा। एंड कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे कूपन कोड कैसे लगाएं, पेमेंट कैसे करें, या पेमेंट में कोई समस्या हो जाए, तो एक बार इस कॉल पे बात भी कर लीजिए, ताकि आपको टेक्निकल टीम से सपोर्ट मिल जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको फार्माकोलॉजी का बेसिक आइडिया लग जाएगी, पढ़ना क्या है ना। अगर कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट में लिखिएगा। एंड रिगार्डिंग जो भी बच्चे लास्ट तक टिके रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना उनको, क्योंकि यही बच्चे है ना मुझे चाहिए ऐसे ही। बाकी जो आए गए उनके आत्मा को भगवान शांति दे, है कि नहीं। हाँ,
तो आपका एक फीडबैक जरूर बनता है, वीडियो के नीचे फीडबैक देना, हाँ भैया कोलोजी का सिलेबस, क्योंकि आपके सेकेंड ईयर का पहला क्लास है ये, तो आपको कैसा लगा वो फीडबैक आप जरूर देना, और अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सबको समझ में आ जाए। एंड इंस्टाग्राम मिथिलेश ऑफिशियल से जितने भी लोग जुड़े हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।